आज हमारा मौजू जो है रिसर्च मेथड्स है। आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू रिसर्च मेथड्स पे फरमाएंगे। सो स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। तो एक वेल डिफाइंड प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम नॉलेज क्रिएशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं किसी फैक्ट की। तो इसको हम रिसर्च कहते हैं। तो दो तरह की रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च जो है आप जो है किसी बेसिक थ्योरी को जो है इस्टेब्लिश करते हैं, और अप्लाइड रिसर्च एग्जिस्टिंग थ्योरी को जो है आप इस्तेमाल करते हुए उसको अप्लाई करते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देन रिसर्च की एक और क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया कि इसके अंदर जो है हम न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है एनालाइज कर रहे हैं किसी फैक्टर को, टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से कितना इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है जिसमें आप जो है सब्जेक्टिव किस्म की रिसर्च परफॉर्म करते हैं, कोई आप जो है आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करते हैं। सो दिस इज क्वालिटेटिव रिसर्च। देन एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथडोलॉजी। इसमें क्या फ़र्क है? रिसर्च मेथड से मुराद कुछ टेक्निक्स हैं जो आप रिसर्च करते हुए अप्लाई करते हैं, और रिसर्च मेथडोलॉजी पूरा एक प्रोसेस है, पूरी एक साइंस है कि रिसर्च किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। अब रिसर्च की क्यों जाती है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जॉब फैक्टर है, प्रमोशन है, क्यूरियोसिटी की वजह से रिसर्च करते हैं, या सोसाइटी को सर्व करने के लिए। तो रिसर्च को एम्प्लॉय करके हम अपनी कंट्रीज़ के और जैसे आजकल कोविड-19 जो है काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, तो उस पर रिसर्च करके हम जो है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, दैट इज़ द फंडामेंटल एस्पेक्ट, दैट इज़ द फंडामेंटल रीज़न टू परफॉर्म द रिसर्च। तो रिसर्च जो है एक और फैक्टर उसका, किसी भी इदारे को, किसी भी यूनिवर्सिटी को जो है उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी रिसर्च की जाती है। तो अगर आप दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ को देखें, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, तो ज़्यादातर आपको जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ नज़र आएंगे। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी रिसर्च पे काफ़ी फोकस किया। आपको शायद ही कोई मुस्लिम कंट्री जो है टॉप 50 के अंदर, आपको कोई भी शायद ही कोई यूनिवर्सिटी मिले टॉप 50 के अंदर जो कि इस्लामिक कंट्री से हो। तो वाई शुड आई डू रिसर्च? जैसे कि नेल्सन मंडेला ने कहा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो डिफरेंट एवेन्यूज़ है रिसर्च के, जिस पर रिसर्च की जा सकती है। मेडिकल साइंस है, काउंटरिंग टेररिज्म, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन पर रिसर्च की जा सकती है। तो बिफोर डूइंग रिसर्च, फर्स्ट प्रिपेयर योर सेल्फ साइकोलॉजिकली। नॉट नेसेसरी कि आप टॉप स्टूडेंट हो तो आप भी रिसर्च कर सकते हो, बहुत ही इंटेलिजेंट होना, बल्कि एक वेल डिफाइंड मेथडोलॉजी प्रोसेस को फॉलो करना है। यू नो योर इंटेलेक्चुअल और मेंटल लिमिट, extremely motivated. So these are the factors. Research is not a job, it is more like a hobby. Good research क्या होती है? जिसके अंदर नोवेलिटी हो, कोई इनोवेटिव आइडिया हो जो कि कहीं और पब्लिश ना हुआ हो, जिसके अंदर सिंप्लिसिटी हो,
बहुत ज़्यादा assumptions ना बनाए गए हों, यूनिवर्सैलिटी हो, हर जगह पे अप्लाई हो सकता हो। हाउ टू डू रिसर्च, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो रिसर्च इज नॉट ओनली फॉर जीनियस, रिसर्च के लिए एक मेथोडोलॉजी है, अगर आपकी समझ में वो बात आ जाती है, वो मेथोडोलॉजी समझ में आ जाती है, तो आप रिसर्च कर सकते हैं। थिंक योर सेल्फ इज अ जीनियस, ये समझना कि मैं जीनियस हूँ, मैं तो बड़े आराम से रिसर्च कर लूँगा, ऐसा भी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको इन एडवांस शुरू से ही पता हो, बल्कि आप ग्रेजुअली लर्न करते हैं। सो डोंट वेट फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम टू वर्क ऑन। प्रॉब्लम रेलिवेंट होना चाहिए, इस पे काम हो रहा हो, वो प्रॉब्लम सेलेक्ट करें। और यू थिंक अ सोल्यूशन इज करेक्ट जस्ट बिकॉज कि आपको इसमें कोई चीज़ गलत नज़र नहीं आ रही, तो आप ये समझ रहे हो कि वो जो है गलत नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन जो है करेक्ट आपको प्रूव करना होगा तमाम assumptions पे, वो करेक्ट प्रूव होना ज़रूरी है। हाउ टू डू रिसर्च, बी बोथ कॉन्फिडेंट एंड हम्बल, be both critical and collaborative, be both ambitious and realistic, be proactive and willing to take a chance. So research is an endless cycle between excitement and depression, an endless cycle between sense of success and failure, an endless cycle between overconfidence and self doubt. तो रिसर्च में बहुत सारे फेजेस आएंगे आपके पास, कभी आप एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड डिप्रेस्ड होंगे, कभी आपका पेपर रिजेक्ट हो रहा होगा, और कभी जो है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे जैसे आपको सक्सेस मिलती है, रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो जाए, तो यू विल बी वेरी एक्साइटेड। सो यू नीड फेथ इन योर सेल्फ। अब हम थोड़ी सी गुफ्तगू फरमा लेते हैं, रिसर्च का क्या मेथड फॉलो करना ज़रूरी है, क्या मेथोडोलॉजी होगी। सो यू स्टार्ट विद डिफाइनिंग अ रिसर्च टॉपिक। आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो, किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल आपने बोला मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग पे रिसर्च करना चाहता हूँ। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग में आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे कि क्या करना चाहते हो डायनामिक प्रोग्रामिंग में। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो आप जो है लिटरेचर रिव्यू करोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लिटरेचर रिव्यू, इससे आपको अंदाज़ा होगा जिस टॉपिक पे आप काम करना चाह रहे हैं वो रेलेवेंट भी है या नहीं है। उसकी असेसमेंट आप करोगे, क्या स्टेटस है इस टॉपिक का। फॉर एग्जांपल आपको पता चलेगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे तो बहुत काम हो चुका है, तो आप फिर प्रॉब्लम डिफाइन करोगे, हाइपोथेसिस डिफाइन करोगे कि मैं एक ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम देना चाह रहा हूँ जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। मिसाल के तौर पर अभी तक जो है एन लॉग 7 है, जैसे हमने देखा स्ट्रेसन्स एल्गोरिथम में। तो हम कहते हैं कि हम ऐसी टेक्निक प्रपोज करेंगे जो कि एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगी अगर मैं अपनी टेक्निक अप्लाई करूँगा। ये आपका हाइपोथेसिस हो गया। फिर आप रिसर्च डिज़ाइन करोगे, आप जो है जो आपने टेक्निक सोची है वो टेक्निक अप्लाई करके देखोगे, अप्लाई करोगे, फिर एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करोगे कि क्या वाकई में ये रिजल्ट आ रहे हैं। डेटा एनालिसिस करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे और रिजल्ट्स को रिपोर्ट करोगे। ठीक है, देन आप अपनी रिसर्च को कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंट कर सकते हो। कॉन्फ्रेंस पेपर छोटी लेंथ का होता है, 4 से 5 पेज का होता है। जर्नल पेपर आप लिखोगे 20 पेजेस का होता है। किसी बुक में कोई चैप्टर लिखना चाह रहे हो या आप पूरी बुक भी लिख सकते हो। थीसिस की फॉर्म में आप प्रेजेंट करोगे अपने रिसर्च को, या टेक्निकल रिपोर्ट्स की फॉर्म में, ये डिफरेंट एवेन्यूज हैं। राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, फिर आप जो है अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिखोगे। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस पेपर हो या जर्नल पेपर हो या बुक चैप्टर हो, नॉर्मली इसमें तमाम सेक्शंस सेम ही होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथड्स, रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स एंड डिस्कशंस, एंड देन रेफरेंसेस। ठीक है,
तो किसी भी पेपर का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला पार्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट में आप क्लियरली बताओगे कि आपके पेपर में क्या चीजें हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला पार्ट है। कोई भी रीडर जो है सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है, वो देखता है कि पेपर काम का है या नहीं है। अगर काम का होता है तो फिर आगे पढ़ना शुरू करता है, वरना पेपर वो छोड़ देता है। तो 95% ऑफ द टाइम आपके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ा जाता है और उसके बाद शायद आपके पेपर नहीं पढ़ा जाता है। ओनली 5% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पेपर आपका डाउनलोड किया जाता है और उसको पढ़ा जाता है। ठीक है। देन इंट्रोडक्शन में आप अपना टॉपिक डिस्क्राइब करते हो। आप फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव लेके पॉइंट पे आते हो। अपने पॉइंट पे आके आप जो है नैरो डाउन करते करते रीडर को अपने टॉपिक पे लेकर आते हो। देन लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आप देखते हो कि आपका टॉपिक जो है उस पर कितना काम हो चुका है। ठीक है, जो एग्जैक्टली टॉपिक है आपका उस पर कितना काम हो चुका है। राइट। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू में साइटेशन कैसे दी जाती है? साइटेशन से मुराद ये होता है कि आप अपना पेपर जब लिखते हो तो दूसरे पेपर को रेफर कर रहे होते हो। अगर आप कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो या बिटवीन द सेंटेंस साइट करना चाह रहे हो तो डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो आप जो है ऑथर का नाम लिखोगे और ईयर बताओगे। ठीक है। अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ऑथर का नाम ब्रैकेट से बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर ईयर आएगा। इन बिटवीन लिख रहे हो तो ऑथर का नाम लिखोगे, कॉमा लगा के ईयर लिख दोगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। जैसे ये है ऑथर का नाम, पेज नंबर भी आप लिख सकते हो, ऑथर का नाम, ईयर और पेज नंबर। लेकिन अगर शुरू में लिख रहे हो तो ऑथर का नाम ब्रैकेट से बाहर आएगा, उसके नाम को रेफर कर रहे हो अगर। तो ये साइटेशन स्टाइल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मेथोडोलॉजी के अंदर आप बताओगे कि आपने जो है ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ये किस मकसद के लिए। तो रिसर्च इज अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक रिसर्च जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन है। आप एक्सपेरिमेंट करोगे, कोई नया एक्सपेरिमेंट करोगे कि मैं ये टेक्निक अप्लाई करके देखता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैं ये काम करके देखता हूँ, हो सकता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट मिल जाए। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है डेट इज रिसर्च। अगर ये नहीं है आपके रिसर्च में तो रिसर्च आपकी बेकार है, फिर डेट इज नॉट अ रिसर्च। रिसर्च के बाद जब आप मेथोडोलॉजी आपने डिस्क्राइब कर दी कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करने चाह रहा हूँ, उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं फिर आपने अपने हाइपोथेसिस से वेरीफाई करना है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं ग्रीडी एल्गोरिथम अप्लाई करता हूँ तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ये आपने अज्यूम किया था। अब आप इसको वेरीफाई करोगे रिजल्ट्स के अंदर, क्या ये रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। तो आपके हाइपोथेसिस जो आपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखा है वो वेरीफाई होना ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि आपका हाइपोथेसिस वेरीफाई ना हो पाया हो, यानी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं। देन रिजल्ट्स को कंक्लूड करोगे, पेपर को कंक्लूड करोगे कंक्लूजन सेक्शन में। यहाँ पे फ्यूचर वर्क भी आप बताओगे कि इस टॉपिक को आप अगर एक्सपेंड करते हो तो आप कहाँ तक ले जा सकते हो। ठीक है। देन फाइनली रेफरेंसेस। अच्छा, रेफरेंसेस के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, एमएलए स्टाइल है, एपीए स्टाइल है, एंड डिफरेंट स्टाइल्स आर अवेलेबल। ठीक है। तो इन स्टाइल्स में फ़र्क क्या होता है, आप पेपर में ऑथर का नाम किस तरीके से लिखना है, पहले लास्ट नेम लिखना है ऑथर का, कॉमा लगा के फर्स्ट नेम लिखना है। बाज़ जगहों पे फर्स्ट नेम जो है उसको शॉर्ट करके सिर्फ उसका स्टार्टिंग लेटर लिखा जाता है। देन ईयर,
बास स्टाइल्स के अंदर ईयर बाद में लिखा जाता है, बास स्टाइल्स के अंदर जर्नल का नाम इटैलिक में लिखा जाता है, तो कॉन्फ्रेंसेस का नाम कभी इटैलिक में लिखा जाता है। उसके बाद जो है ये भी बताना ज़रूरी है कि कॉन्फ्रेंस कब पब्लिश, कौन सी कॉन्फ्रेंस कब हुई, उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे आई, पेज नंबर क्या है, वॉल्यूम क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो रेफरेंसेस के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इसी तरीके से वेबसाइट को रेफर करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। वेबसाइट जब आप रेफर करते हो तो आप बताते हो कि ये वेबसाइट जो है लास्ट कब एक्सेस हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म से मुराद ये है कि आप किसी और के काम को विदाउट रेफरेंस अपने पेपर में इंक्लूड करते हो, तो दैट इज वेरी बैड। ठीक है, तो अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म की सजा है फिर, अगर आप प्लेजरिज्म करते हुए, इफ यू कॉट डूइंग प्लेजरिज्म, तो इसकी सजा ये है कि डिमोशन हो सकती है आपकी, आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है। ठीक है, आपका प्रमोशन कैंसिल हो सकता है, आपको क्लास में एक एक क्लास से दूसरी, आपको जो है पिछली क्लास में डिमोट किया जा सकता है। तो प्लेजरिज्म जो है डेट इज वेरी बैड एंड देयर आर पनिशमेंट फॉर इट, आपको बैन किया जा सकता है एकेडमिक से। तो प्लेजरिज्म को अवॉइड करने का तरीका यह है कि अगर आप जो कहीं से कोई चीज़ उठाना भी चाहें तो आप उसको रिफ्रेश करके अपने लफ्ज़ों में लिखें और उसको साइट भी करें, उसका हवाला भी दें अपने पेपर में, हर चीज़ को साइट करें। अगर एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हैं कहीं से तो उसको डबल कोटेशंस के अंदर लिखें। ठीक है, प्लेजरिज्म में फिर सेल्फ प्लेजरिज्म भी आती है कि अगर आपने जो है अपने ही पेपर से कॉपी किया किसी दूसरे पेपर से, ये भी प्लेजरिज्म अलाउड नहीं है। डिफरेंट प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिससे प्लेजरिज्म डिटेक्ट हो सकती है, टर्निट इन, एंड देन देयर आर पनिशमेंट फॉर प्लेजरिज्म, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक और कॉन्सेप्ट है इम्पैक्ट फैक्टर का। इम्पैक्ट फैक्टर, किसी भी जर्नल को अगर आपने देखना हो कि इसकी क्वालिटी क्या है, तो एक तरीका तो यह है कि आप इम्पैक्ट फैक्टर देखें, जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर है या नहीं है। तो एक क्लाइवेरिएट एनालिटिक्स एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप ISI थॉमसन, एक पब्लिशिंग एजेंसी, ISI थॉमसन जो एक इंडेक्सिंग एजेंसी है, वो हर साल जो है जर्नल की इम्पैक्ट फैक्टर को पब्लिश करती है, जिसे JCR कहा जाता है, जनरल साइटेशन रिपोर्ट। तो किसी भी जर्नल को चेक करना हो कि कितना अच्छा जर्नल है, तो जितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट फैक्टर होगा वो जर्नल उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा जर्नल की इंडेक्सिंग एजेंसीज भी हैं, मिसाल के तौर पर ISI है, ISI इंडेक्स जर्नल है तो वो अच्छा जर्नल है, फिर भी स्कूपस इंडेक्स है तो अच्छा जर्नल है। ठीक है, इसके अलावा HEC ने भी कैटेगराइज किया हुआ है जर्नल को। इसके अलावा अगर जर्नल जो है अच्छे पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे हैं, स्प्रिंगर, एल्सवेयर, इंडस साइंस, IEEE, ACM, तो हम कह सकते हैं कि जर्नल की क्वालिटी अच्छी है। तो हाउ कैन यू स्टार्ट योर रिसर्च? scholar.google.com पे जाएं या IEEEexplore.com पे जाएं, साइंस डायरेक्ट है सबसे अच्छा है। scholar.google.com पे जाके आप पेपर्स को सर्च करें और यहाँ से रिसर्च स्टार्ट करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्नैपशॉट दिया हुआ है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि पिछले 5 साल के पेपर्स उठकर आएँ। जब भी रिसर्च करें कोशिश करें कि लेटेस्ट पेपर सेलेक्ट करें और अच्छे पब्लिशर्स के पेपर हों, IEEE, ACM, स्प्रिंगर, एल्सवेयर इसके पेपर्स हों। ठीक है, ये IEEE ही वेबसाइट है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप पेपर। ये साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट है। ठीक है, तो ये हमने जो है रिसर्च को